Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In this video, we shall be discussing the principle of strict liability under law of torts. If you are tuning into our channel for the first time, it would mean a lot to us if you could subscribe to our channel. हम important legal concepts के ऊपर videos बनाते हैं. Please do have a look and subscribe to our channel. Let's begin with today's video. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल है क्या एग्जैक्टली? ये प्रिंसिपल सबसे पहले रैलेंस वर्सेस फ्लेचर के केस में आया था. एंड as per this principle, a person is legally responsible for the consequences of an activity even if there was no fault or criminal intent on the part of the defendant. So defendant अगर एक criminal intent possess नहीं भी करते हैं, intention is the highest form of a mental ability as regards a crime. Intention अगर मैं सीधे शब्दों में बताऊं, इंटेंशन होता है प्री डेलिबरेशन, किसी चीज को बहुत सोच समझ कर करना. जब हम मेंसरिया के बारे में बात करते हैं क्रिमिनल लॉ में, तो इंटेंशन इज सपोज टू बी द हाईएस्ट लेवल ऑफ अ मेंटल फैक्टर associated with doing a crime. So the criminal intent is something which involves pre-deliberation to do a particular crime. So strict liability is a liability जहां पर एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल हो जाता है एक पर्टिकुलर फिजिकल एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, अगर उनका कोई गलती भी नहीं है उस चीज में, या फिर उनका कोई इंटेंशन भी नहीं था, क्रिमिनल इंटेंशन भी नहीं था टू टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर एक्ट. एज पर दिस प्रिंसिपल, कोई भी इंसान जो हजार्डस सब्सटेंसेस या डेंजरस चीजें अपने प्रेमिसेस पे रखते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर ये सब्सटेंसेस या चीजें जो हैं वो एस्केप कर जाती हैं और फिर एज अ नेचुरल कोर्स ऑफ एस्केपिंग वो डैमेज कॉज करती हैं. इस सब के साथ साथ यहाँ पर नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड भी बहुत जरूरी है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को अप्लाई होने के लिए. यहाँ पर सब्सटेंसेस और थिंग्स के एग्जाम्पल के लिए हार्मफुल गैसेस हो सकती हैं, वाटर हो सकता है, केमिकल्स हो सकते हैं, एक्सप्लोजिव हो सकते हैं, टॉक्सिक गैसेस हो सकती हैं. ये सब डेंजरस चीजें या फिर हजार्डस सब्सटेंसेस के तौर पे मानी जा सकती हैं. अब हम डिस्कस करते हैं रायलेंस वर्सेस फ्लेचर का केस. ये 1868 का केस है. यहाँ पर फ्लेचर जो है उनके पास अपने लैंड पे एक मिल था और वो उसको पावर प्रोवाइड करना चाहते थे. अब मिल ऐसे नहीं चलता है, उसको एनर्जाइज करना पड़ता है, उसको किसी भी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी से एनर्जाइज करना पड़ेगा ताकि मिल जो है वो काम करे, ऑपरेशनल हो. तो इस चीज के लिए उन्होंने एक रेजर्वोयर बनाया. रेजर्वोयर इज अ वाटर बॉडी. ठीक है, एक रेजर्वोयर बनाया अपने लैंड पे फ्लेचर ने. ठीक है, उनको लगा कि हाइड्रो एनर्जी से वो पावर कर देंगे अपने मिल को, एंड दैट हाइड्रो एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विच द मिल विल फंक्शन. बट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्सीडेंट जो रेजर्वोयर से जो पानी था वो एक्सीड कर गया एंड इट फ्लडेड द कोल माइंस, एंड दीज कोल माइंस वर ओन्ड बाय रायलेंस. सो कोल माइंस इज बेसिकली मतलब माइनिंग करते थे रैलेंस, और उनकी माइंस थी जहां पर ये पानी रेजर्वायर से निकल कर पहुंच गया. सो रैलेंस फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट फ्लेचर एंड कोर्ट लेड डाउन कि डिफेंडेंट जो है उन्होंने रेजर्वायर अपने रिस्क पे बनाया था, और अगर कोई एक्सीडेंट होता तो डिफेंडेंट लाइबल होंगे फॉर द एक्सीडेंट एंड द एस्केप ऑफ द मटेरियल. क्योंकि यहाँ पे डेंजरस चीज वाली चीज भी आई, वो एस्केप भी कर गई एंड इवेंचुअली उसने डैमेज भी कॉज किया. और उन्होंने ये आगे मैं डिस्कस करूंगी कि ये नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड भी था. अब बात करते हैं कि इस केस में और क्या इंपॉर्टेंट होल्डिंग्स थी. एज पर दिस केस इट कैन बी सेड कि अगर एक इंसान डेंजरस चीज को लेकर आता है अपने प्रेमिसेस पे और कंटिन्यूज टू कीप इट, और ये पर्टिकुलर चीज डैमेज कर देगी अगर ये एस्केप कर जाती है, तो then that person will be liable. Such liability is imposed on him not because of the negligence, but because of the fact that that substance kept on his premises hazardous and dangerous. क्योंकि वह substance अपने आप में hazardous और dangerous है, इस वजह से ये liability उनके ऊपर impose करी जा सकती है. इस केस के बेसिस पे concept of strict liability came into existence. अब बात करते हैं एसेंशियल्स की. सबसे पहले हमने बात करी डेंजरस थिंग्स की, कि जिसमें टॉक्सिक गैसेस, केमिकल्स के बारे में हमने बात करी. वाटर भी हो सकता है क्योंकि रायलेंस वर्सेस फ्लेचर के केस में वाटर था. सो डेंजरस थिंग्स, द एस्केप ऑफ विच फ्रॉम वंस लैंड कैन रिजल्ट इनटू अ डैमेज इज रेफर टू एज अ डेंजरस थिंग.
एंड ये तभी हो सकता है कि जब इस डेंजरस थिंग को कलेक्ट किया गया हो, ठीक है, और जो चीज कलेक्ट हो रही है वो अपने आप में भी डेंजरस हो। दोनों फैक्टर्स एग्जिस्ट करने चाहिए, कलेक्शन ऑल्सो एंड द थिंग विच इज बीइंग कलेक्टेड शुड बी डेंजरस ऑल्सो। इन रायलेंस वर्सेस फ्लेचर सच अ थिंग वाज लार्ज वाटर बॉडी या फिर रेजर्वोयर। अब बात कर रहे हैं एस्केप के बारे में। द डेंजरस थिंग सो ब्रॉट एंड केप्ट ऑन द प्रेमाइसेस मस्ट एस्केप। अगर डेंजरस चीज पड़ी हुई है बट एस्केप नहीं करी है तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेगा। रीड वर्सेस लायंस एंड को के केस में प्लेंटिफ जो थे वो एम्प्लॉई थे डिफेंडेंट की एम्यूनेशन फैक्ट्री में। एम्यूनेशन मतलब जहाँ पर आर्म्स और एम्यूनेशन बनती है, गन्स, पिस्टल्स एक्सेट्रा ऐसी चीजें बनती है। और वहां पर प्लेंटिफ जो थे वो एम्प्लॉय थे। जब प्लेंटिफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी आउट कर रहे थे डिफेंडेंट के प्रेमाइसेस में, ड्यूरिंग दिस टाइम एक शेल था जो कि मैन्युफैक्चर हो रहा था इन प्रेमाइसेस में, वो एक्सप्लोड कर गया और जिसकी वजह से प्लेंटिफ इंजर हो गए। सो यहाँ पर नेग्लिजेंस हुई है इसके लिए कोई एविडेंस नहीं था। नेग्लिजेंस आई एम टॉकिंग अबाउट एन एस्पेक्ट ऑफ और ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट, एंड इट वाज हेल्ड कि डिफेंडेंट लाइबल नहीं है। क्यों लायबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पर डेंजरस चीज जो थी वो एस्केप नहीं करी आउटसाइड द डिफेंडेंट्स प्रेमाइसेस। सो द रूल ऑफ राइलेस वर्सेस फ्लेचर वाज इनएप्लीकेबल। इससे हमें क्या पता चलता है कि डेंजरस चीज आपके प्रेमाइसेस पे तो हो सकती है, तो भी आप पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल नहीं लगेगा, पर वो डेंजरस चीज अगर एस्केप कर जाती है तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल लगेगा इवेंचुअली इफ द एस्केप रिजल्ट्स इनटू अ डैमेज। अब बात कर रहे हैं नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड के बारे में। इट इज एसेंशियल कि देयर शुड हैव बीन अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड फॉर दिस प्रिंसिपल टू अप्लाई। जो रेजर्वोयर में पानी कलेक्ट किया उसको नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड कहा गया था। अब यहाँ पर डोमेस्टिक यूज के बारे में भी मैं बात करना चाहूंगी। डोमेस्टिक यूज को अगर मैं अपने घर के किसी काम के लिए पानी कलेक्ट कर रही हूँ तो उसको नेचुरल यूज कहा जाएगा, उसको नॉन नेचुरल यूज नहीं कहा जाएगा। बट अगर मैं वाटर स्टोर कर रही हूँ एक मिल को एनर्जाइज करने के लिए, जैसे कि राइलेंस वर्सेस फ्लेचर के केस में कहा गया, तो उसे नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड कहा गया बाय द कोर्ट। अब एक्सेप्शंस डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की। एक्सेप्शंस है एक्ट ऑफ गॉड, प्लेंटिव्स ओन कंसेंट, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एंड प्लेंटिव्स ओन डिफॉल्ट। एक्ट ऑफ गॉड के बारे में बात करें, कोई भी ऐसी चीज जो ना ही प्रिडिक्ट करी जा सकती है, ना उस पर किसी का कोई कंट्रोल है, ना उसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो इसके इस पर्टिकुलर एक्ट से जो भी डैमेज होगा उसके लिए हम लाइबिलिटी कैसे दे सकते हैं? सो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो एक्ट ऑफ गॉड पे नहीं लगता। सो हियर द डिफेंडेंट वुडंट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस अगर डेंजरस सब्सटेंस जो है वो एस्केप कर गया ड्यू टू सम अनप्रिडिक्टेबल एंड नेचुरल इवेंट जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक्ट ऑफ गॉड में जनरली कैलेमिटीज आती हैं, मे बी लाइक famine, drought, earthquake, tsunami, for example. So these kind of things are included in act of God, which cannot be predicted, controlled, or prepared for, could not be prevented. So in this aspect, strict liability does not apply. कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ के बारे में बात करें, अगर दो लोगों ने कंसेंट दिया मतलब म्यूचुअल कंसेंट अराइज कर रहा है एंड उससे एक नॉन नेचुरल चीज को वो लेकर आ रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ, एक प्रेमाइसिस पे लेकर आए ताकि दोनों का बेनिफिट हो सके, तो उनमें से कोई भी क्लेम नहीं कर सकता डैमेजेस दूसरे इंसान से, क्योंकि दोनों ने अग्री किया, कंसेंट ऑब्टेन किया, नॉन नेचुरल चीज को अपने प्रेमाइसिस पे लेकर आए जो उन दोनों के बेनिफिट के लिए। अब उस पर्टिकुलर चीज ने डैमेज कॉज कर दिया तो कोई एक दूसरे से डैमेजेस तो क्लेम नहीं कर सकता ना, क्योंकि उन्होंने कंसेंट दिया था। अगर प्लेंटिफ ने कंसेंट दिया है कि डेंजरस थिंग जो है वो कलेक्ट हो जाए डिफेंडेंट के लैंड पे, तो लाइबिलिटी अराइज नहीं करेगी। अब बात करते हैं एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी की, जो स्ट्रेंजर है टू द होल सर्कमस्टांस। सो द रूल इज इनएप्लीकेबल अगर डैमेज जो है थर्ड पार्टी के एक्ट के थ्रू हुआ है। और डिफेंडेंट, और यहाँ पर हाँ ये भी जरूरी है कि डिफेंडेंट का उस थर्ड पार्टी पे कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ना ही वो डिफेंडेंट के सबॉर्डिनेट होने चाहिए, ना फिर कोई ऐसा इंसान जिनको डिफेंडेंट कंट्रोल कर सकते होते, ऐसा कोई भी इंसान नहीं होना चाहिए। बॉक्स वर्सेस जब के केस में ये कहा गया कि जो डिफेंडेंट का रेजर्वोयर है वो ओवरफ्लो कर गया था एंड इट वाज ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ ड्रेन बाय स्ट्रेंजर्स। अब स्ट्रेंजर्स मतलब थर्ड पार्टी टू द ट्रांजैक्शन टू बी स्पेसिफिक, और ये स्ट्रेंजर्स ने ड्रेन ब्लॉक कर दी तो इस वजह से रेजर्वोयर ओवरफ्लो कर गया। सो हियर द डिफेंडेंट वाज नॉट लाइबल बिकॉज देयर वाज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ थर्ड पार्टी। अब बात करते हैं स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के बारे में। सो हियर अगर जो ड्राइंस वर्सेस फ्लेचर के केस को ही रेफर किया गया है, अगर कोई एक्ट स्टेट की अथॉरिटी के अंडर हो रहा है तो वो डिफेंस है,
एंड यहाँ पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल नहीं लगेगा. डिफेंस अवेलेबल था इन द एस्पेक्ट ऑफ रायलेंस वर्सेस फ्लेचर ऑल्सो. प्लेंटिव्स ओन डिफॉल्ट, अगर प्लेंटिव की खुद की गलती है, ठीक है, सो यहाँ पर इन दिस एस्पेक्ट द liability does not arise and the defendant could not be held liable. अगर प्लेंटिफ डैमेज सफर करते हैं अपने खुद के इंट्रूजन की वजह से इनटू द डिफेंडेंट्स प्रॉपर्टी, सो हियर वो कंप्लेन नहीं कर सकते कि डैमेज कॉज हो गया या मैं हर्ट हो गया या एक्सेट्रा, ऐसी चीजें नहीं बोल सकते. अगर वो खुद इंट्रूड कर रहे थे इनटू द डिफेंडेंट्स प्रॉपर्टी, सो हियर ही कैन नॉट से दैट द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी शुड अप्लाई और द defendant should be held liable. So with this, we have discussed the principle of strict liability. I hope you understood, and please do share your questions or comments in the comment section. Please subscribe to our channel if you like the content, and it would mean a lot to us. Thank you so much for watching.